गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं एक लेक्चर आपके लिए लेके आई जो कि बायोलॉजी लाइफ साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी चैप्टर है। आपसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप जो भी बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड होता है, आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको एक डिजीज़ जो कि सूक्ष्म जीवों से होती है, माइक्रोब से होती है, चाहे वह एनिमल में हो, प्लांट्स में हो या मैन में हो, तो ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रोब एज पैथोलॉजिकल एजेंट इन प्लांट, एनिमल एंड मैन। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। तो जो भी ये चैप्टर है, यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दे रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो माइक्रोब एज पैथोलॉजिकल एजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। तो सबसे बात आपको फर्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे लेके चलूँगी, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें लेक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो यहाँ पे जो आपका है कि सूक्ष्म जीव द्वारा जो फैलने वाले जो आपके माइक्रोब्स हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ें फैलती हैं, जो भी डिजीज़ फैलते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर ब्रश ले लेती हूँ, कलर ब्रश लेके ही चलूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाले रोग हैं कौन कौन सी हैं, एनिमल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, राइट। सो आपको सारी ही पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो जंतुओं की बीमारी होती है, यानी एनिमल डिजीज़ समानता कैसे होती हैं और किसके थ्रू होती हैं। तो जो सामान्यतः आपके मनुष्य होते हैं तथा दूसरे जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीव क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी जीवाणु कोई ना कोई बीमारी फैलाते हैं। अब इनमें बहुत सारे रोग हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे रोग का नाम है, फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे ब्रीफली पढ़, यहाँ पे आ चुके हैं रोगों के नाम जो है, नेम ऑफ डिजीज़ जो है, उनके फैक्टर हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया उनको अफेक्ट करता है वो कौन से किससे हो सकता है, ठीक है। जो जीवाणु है तो कैसे कौन से जीवाणु से किस रोग को मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा रोग जनरेट होता है। तो सबसे पहला जो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कभी कभी इन शॉर्ट आपका वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के थ्रू आपसे पूछता है एग्जाम में कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो किसके द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू। फिर प्लेग का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, प्लेग किस जीवाणु के थ्रू फैलता है, तो इसमें है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा है, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे डिफ्थीरिया की। आपको पता है डिफ्थीरिया कार्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी से होता है। तो ये भले ही वन लाइनर है, ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर है, बट ये बैक्टीरिया के बारे में ज़रूर पूछता है कि कौन सा डिजीज़ किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, राइट। सो यहाँ पे नंबर 4 में पढ़ेंगे जो टाइफाइड होता है, वो टाइफाइड बेसिकली साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉलरा विब्रियो कोमा के थ्रू फैलता है, राइट। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी के थ्रू फैलता है। ऐसी जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कैसे हो जाती है, कभी कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग वगैरह, पेट में मडोड़, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। तो आपका जो फूड पॉइजनिंग है, जिसको हिंदी में भोजन विषाक्तता कहते हैं, ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। अब बात करेंगे कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग नंबर 8 पे दिया गया है। कुष्ठ रोग जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू होता है। अब टिटैनस जो होता है, टिटनेस जिसको आप बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है आपका दोस्तों, नेसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। अब जानवरों में बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग होता है, वो बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है, राइट। जानवरों का जो काला पैर रोग है, जिसमें ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स हो जाता है, एनिमल्स का लेग ब्लैक हो जाता है, वो क्लॉस्ट्रीडियम काऊ वी की वजह से होता है। तो मैं इसको भी आपको क्लियर करवा देती हूँ, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। मैं जूम करके दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा रोग है। रोग का नाम याद रखना है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया आपका, प्लेग हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, फूड पॉइजनिंग, लेप्रोसी और लॉकजा
टिटनेस को बोलते हैं, सिफिलिस एंड मेनिंजाइटिस। तो इतने सारे डिजीज़ आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो डिजीज़ दी गई है प्लांट के लिए, यहाँ पे तीनों मेंशन है। ओके, तो मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ और यहाँ पे आप पॉइंट आउट करते चलिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपको डिजीज़ से रिलेटेड ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में। आपने आजमाया भी होगा एंड मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बट कभी ना कभी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है और वो यहीं से आता है। ठीक है, तो आपको सारा कंटेंट इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताने का ट्राई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो जानवरों के रोग हैं, भीड़ का जो एंथ्रेक्स रोग है वो बेसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। अब जानवरों का जो काला रोग है वो क्लॉस्ट्रिडियम काउवी की वजह से होता है, जिसमें ब्लैक लेग हो जाती है। क्या होती है? ब्लैक लेग। अब बात करेंगे प्लांट डिजीज़ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बॉटनी वालों के लिए। तो मेरा तो स्ट्रीम बेसिकली बॉटनी से ही रहा है और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड होती हूँ जब भी मैं प्लांट की बात करते हैं या फिर प्लांट का कहीं भी कोई नाम मेंशन करता है, तो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। तो अब यहाँ पे जिस चैप्टर को पढ़ने वाले, प्लांट की डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले। अब बीमारी का नाम है जो नींबू का कैंकर रोग है, जिसको आप सिट्रस कैंकर बोलते हैं, वो ज़ैंथोमोनास सिट्रीके द्वारा होता है। किसके द्वारा? ज़ैंथोमोनास सिट्रीके द्वारा होता है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो नींबू का कैंकर रोग है वो किसके कारण होता है, तो ज़ैंथोमोनास सिट्रीके द्वारा होता है। सेकेंड पॉइंट में ब्लाइट ऑफ राइट, इसको ब्लाइट ऑफ राइस को कहते हैं। ये ज़ैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है, क्योंकि आपके राइस का जो साइंटिफिक नेम डिफ़ाइन किया गया है वो ओराइजा स्टाइवा के नाम से है। ठीक है, जो राइस का साइंटिफिक है। यहाँ पे आलू का थैलिस रोग यानी पोटैटो विल्ट किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेरिसम के कारण होता है। किसके कारण? स्यूडोमोनास सोलेनेरिसम के कारण होता है। बीन ब्लाइट जे फेसियोलिक के कारण होता है। बीन ब्लाइट जे फेसियोलिक के कारण होता है। ठीक, इसके आगे पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं कि कॉटन का ब्लैक आर्म रोग, जो कॉटन का ब्लैक आर्म रोग होता है, किसके कारण होता है? जे मालवेरिसम के कारण होता है। जे मालवेरिसम के कारण होता है। पोटैटो का स्कैब किसके कारण होता है? स्ट्रिप्टोमाइसिन स्कैबिस के होता है, स्कैबिस के थ्रू होता है। किसके द्वारा? पोटैटो का स्कैब जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस के द्वारा होता है। अब बैक्टीरियल डिजीज़ मेन जो है उनको पढ़ेंगे, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हमने इन शॉर्ट में पढ़ा था, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आपको ब्रीफ में कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, कैसे ये डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे इनमें ज़्यादा हावी होता है, तो सारी चीज़ें अपन अच्छे से देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको आप क्षय रोग कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें बात करेंगे। आपको मैं दिखा दूँ, जो मैंने बुक ली है वो आपकी लाइफ साइंस की है और ये बुक का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, उपकार पब्लिकेशन की है। इसको मैं अपने शॉर्ट वीडियो में कई बारी आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि ये एनटीए के द्वारा बनाई गई है। उपकार पब्लिकेशन की लाइफ साइंसेज की बुक है। ये बुक मनोज कुमार अगलावे के द्वारा बनाई गई है। उनका पब्लिकेशन उपकार पब्लिकेशन की है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जो मैं बात कर रही थी आपका ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो क्षय रोग है, क्षय रोग के अब क्या कहते हैं? क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ये कैसा दिखता है? तो ये बहुत ही महीन सूक्ष्म छड़ाकार होता है और जिसे केवल उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से ही आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कलर ब्रश ले लिया है, अब आपको मैं हाईलाइट करती रही हूँ। और यह जो जीवाणु होती है फेफड़ों पर इन्फेक्शन करता है, आपके लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, जैसे आपको कफ वगैरह आता है, खांसी, जिसको इन शॉर्ट आप टीबी भी बोलते हैं, तो आप ये जब डिजीज़ होता है ना तो आपके लंग्स ना अफेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स में इफ़ेक्ट होता है
और जीवाणु का तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि वो बढ़ते ही जाते हैं, नंबर ऑफ़ जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और फेफड़ों में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको ये जो डिज़ीज़ है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस नामक एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस नामक एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आपको फीवर भी आता है, आपका वेट लॉस होता है, आप बहुत ही वीक हो जाते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ कि जो भी डिज़ीज़ है, मतलब ये संतुलित आहार उपलब्ध नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, और समुचित पोषण के अभाव में, मतलब आपका जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आके अटैक कर देता है और आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो डिज़ीज़ आपको आपके बॉडी के अंदर घर बना लेती है और आप उस डिज़ीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, मतलब सीने का एक्सरे व थूक का इसमें परीक्षण किया जाता है। जो आपका चेस्ट एक्सरे है इस डिज़ीज़ में किया जाता है और आपका जो थूक है उसका भी। इसके लिए कुछ आपका ट्रीटमेंट भी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया गया है। राइट, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको अच्छा भोजन लेना है। आहार आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होना चाहिए। आपका भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, मतलब भोजन लाइक आप जैसा भोजन प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, जिससे आपकी कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना करे आपकी बॉडी में। इसमें सर्जरी, दवाई, आवास स्थल, स्वास्थ्य, मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हो आप वहाँ पे क्लीन नीट होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए ये ट्रीटमेंट दिया गया है। क्षय रोग से बचने के लिए कुछ टीके भी लगाए जाते हैं, जिसमें टीके का नाम है, अगर आपसे कभी पूछता है कि क्षय रोग यानी जो क्षय रोग है उससे बचने के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो यहाँ पे मेंशन है BCG, जिसको बैसिलस कॉलमेट गुरीन के नाम से जाना जाता है और ये सबसे प्रभावी दवाओं में से एक है। दूसरा स्ट्रिप्टोमाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक अम्ल, इसका उपयोग होता है। टीबी के जो पुराने रोग होते थे, रोगी होते थे, उनको अधिक इसमें ये मतलब उनमें अधिक डेवलप होता था, बट अब उतना नहीं है। राइट, बात करते हैं सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज़ की, जो कि आपका न्यूमोनिया है। या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थ्रू आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। तो मतलब निमोनिया और जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता था, ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं आपके लंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर लेनी है। जीवाणु के संक्रमण के कारण फेफड़े के जो टिश्यूज़ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ब्रीदिंग में, और साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत तकलीफ़ होती है, फीवर होता है, बॉडी फटीग होता है। ठीक है, तो यह रोग मतलब सभी उम्र वाले व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है। और सामान्यतः अगर जनरली देखा जाए कि इस डिजीज़ में ठंडे वातावरण वाले स्थान पर अधिक होता है, मतलब जब ठंड के टाइम में आप कहते हैं ना छोटे बच्चों को निमोनिया हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो, तो इस वजह से ही होता है। राइट, तो इसका आपको रीज़न भी पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात, जो निमोनिया होता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स तथा सल्फर दवाई जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ चुके हैं। 3 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया डिफ्थीरिया। ठीक है, जिसका बैक्टीरिया कौन सा है, जो कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, कार्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी। किसके कारण? कार्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी जीवाणु से द्वारा होता है। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को होता है, लेकिन कभी कभी ये एडल्ट में भी हो जाता है, ये वयस्कों में भी हो जाता है। इसमें जो जीवाणु ग्रसिका होती है, यानी थ्रोट की श्लेष्मा यानी म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें वृद्धि करके वायु नलिका को बंद कर देता है। मतलब जो आपकी ये लैरिंग्स ट्रैकिया होता है, ये ना मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपकी जो वायु नलिका है ना वो बंद होने लगती है। थ्रोट में बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन जीवाणुओं से जो उत्पन्न टॉक्सिन के तेज प्रभाव से आपको फीवर होता है। तो जितने भी आपने बैक्टीरियल डिजीज सुने, सबसे पहले बॉडी में आपको क्या होता है, फीवर ज़रूर होता है। राइट, अब इसमें क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, यानी तंत्रिका तंत्र और हृदय, वो भी हार्म्ड हो जाता है। इससे मतलब इसमें चेकिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब अतः चोकिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका सिम्टम्स है इसमें तेज़ बुखार आता है, बच्चे की आवाज़ बंद हो जाना, भोजन वगैरह वो ले नहीं पाता है।
तो बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। इसके लिए ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो ट्रीटमेंट क्या दिया गया है कि डिप्थीरिया से जो भी चाइल्ड अफेक्टेड है उसमें 12 से 14 घंटे के अंदर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवाणु टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवाणु टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है। और बच्चों की जो इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था में टीके लगवा देने चाहिए इसके डिप्थीरिया वाले। इसमें ट्रिपल एंटीजन नामक वैक्सीन अधिक प्रभावी माना गया। इसके लिए बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस आदि से जो होता है रक्षा होती है। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस सिस्टम में मतलब ट्रिपल एंटीजन में 3 खुराक 30 दिन के अंतराल में देते हैं बच्चों को बूस्टर डोज के साथ। तो मतलब 5 वर्ष के बच्चों को बूस्टर डोज दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये है डिप्थीरिया, पूरा इसका ट्रीटमेंट भी दिया गया है। अब यहाँ पर टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगा टाइफाइड क्या होता है बेसिकली। तो टाइफाइड जो होता है बेसिकली साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें मुख्य रूप से आपके इंटेस्टाइन जो आंत होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, आंत में। ठीक है, इंटेस्टाइन में इसमें जीवाणुओं के संक्रमण के कारण आंत की जो भित्ति होती है, इंटेस्टाइन वॉल होती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, आपको बुखार आती है, आपको वीकनेस लगता है, फटीग होता है, 3 से 4 सप्ताह तक ही कंटिन्यू रहता है, जिसमें कभी कभी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से शरीर के जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आपकी बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, गॉल ब्लैडर होता है, ये सारे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आंत में छिद्र या हीमोराइजा के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आंत में छिद्र भी हो जाते हैं, ठीक है, हेमोराइजा के कारण। ठीक है, तो इस रोग में रोगी को मूत्र और मल में भी उपस्थित होते हैं, मतलब जो जीवाणु होते हैं ना, वो आपके टूल्स में भी उपस्थित होते हैं, यूरिन और टूल्स में। इसीलिए इसमें यूरिन टूल टेस्ट होता है। और मुख्य रूप से पानी अगर आपका क्या कह सकते हैं उसको, कंटामिनेटेड वाटर होना चाहिए, आपका स्वच्छ जल होना चाहिए, पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी दिया गया कि टाइफाइड के बुखार में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावी प्रतिजैविक है तो क्लोरोमाइसिटिन है। कौन से है? क्लोरोमाइसिटिन है। और रोग की रक्षा हेतु आपको साफ़ सफाई वाले प्लेस में रहना चाहिए, भोजन जैसे आपका कंटामिनेटेड फूड, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसमें मतलब टीका ज़रूर लगवाएं। तो आपका ये हो गया टाइफाइड। अब मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली दिखा भी देती हूँ। मेरा आपका टाइफाइड नंबर 4 पे दिख रहा होगा, ज़्यादा जूम आउट इसको मैं कर नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, बट मैंने आपको ब्रीफली डिफाइन कर दिया है। इसके बाद पढ़ेंगे आपका हैजा, जिसे आप कॉलरिया। हैजा के बारे में मैंने बताया, यो कॉलरी के थ्रू फैलता है। और इसमें क्या होता है कि जब आपका भोजन, पानी, इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बचना चाहिए। लाइक आपका जो पानी है वो बहुत साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। तो वाटर आपका कैसा होना चाहिए? बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे जो मेनली आप पानी पीते हो तो कैसा पीते हो? बॉइल्ड वाटर, क्योंकि बॉइल्ड वाटर के अंदर आपको जितने भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मर जाते हैं। बॉइल्ड वाटर पीने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। एंड क्योंकि जो हैजा होता है ना, उसमें ना आपको मोशन स्टार्ट होते हैं, वॉमिटिंग होता है, उल्टी पतले दस्तों से, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बॉडी को कंटिन्यू हाइड्रेट रखना चाहिए, ये वाटर आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करेंगे लेप्रोसी, जिसको आपको यहाँ लेप्रोसी की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये है आपके स्किन, शरीर के जितने भी टिश्यू होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसमें इन्फेक्शन करता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के थ्रू होता है। यहाँ पे दिया गया होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। ये बैसिलस समूह का छड़ाकार है, मतलब माइक्रोबैक्टीरियम जैसे वो छड़ाकार होता है यहाँ पे। इसमें संक्रमण के पश्चात त्वचा का जो रंग होता है, डिसकलरेशन, मतलब आपकी त्वचा का रंग ही बदल जाता है, त्वचा पर लैसिसन मतलब चकत्ते हो जाते हैं, और सल्की त्वचा, स्किन हो जाता है। उस भाग को अल्सर तथा धीरे धीरे मतलब जो फोड़े होते हैं छोटे भाग में शरीर में भागों पर सड़कर अलग होना हो जाता है। तो इसको कोड़ कहते हैं। फिर प्लेग की बात करते हैं। तो आ चुके हैं प्लेग पे। प्लेग जो रोग होता है बेसिकली आपका पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। वास्तव में ये होता है आपके जो घर में रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी
मनुष्य में भी ये रोग अचानक से हो जाता है, ठीक है। इस रोग से पीड़ित होने पर एक चूहे से दूसरे चूहे में होता है, लेकिन जब चूहे की मृत्यु हो जाती है, जो फ्लीज हो गए हैं यानी पिस्सू होते हैं, उसके माध्यम से ये जीवाणु मनुष्य के शरीर तक फैल जाते हैं। कहाँ तक फैल जाते हैं? मनुष्य के शरीर तक फैल जाते हैं। और इससे रोगी जो होता है, इसको डिजीज़ होता है, इसके सिम्टम्स ये हैं कि उसमें तेज़ी से बुखार आता है, गले तथा भुजाओं में, जोड़ों पर गिल्टी पड़ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे गिल्टी पड़ जाती है, ठीक है। अब बॉटुलिज्म की बात करें तो बॉटुलिज्म या खाद्य विषाक्तता, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तता। तो ये जो होता है क्लास्ट्रीडियम, मैं यहाँ पे अच्छे से रीड करके आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा। मैंने जो भी पिक्चर क्लियर करी है उसमें आपको क्लियर दिखेगा नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफली, राइट। सो आपको बनी रहना है। बॉटुलिज्म या खाद्य विषाक्तता जो होता है, ये जीवाणु यानी भोजन की जो विषाक्तता उसको कर देता है, उसकी विषाक्तता कर देता है, मतलब विषाक्त कर देता है। और खाद्य विषाक्तता मुख्य रूप से क्लास्ट्रीडियम, इसके कारण क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसमें जो मांस, सब्जियां, फल, अंडा आदि के सेवन से होती हैं। मतलब क्लास्ट्रीडियम एक अवायवी जीवाणु है जो कि हवा की अनुपस्थिति में भी, अगर वहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे, एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, तभी भी ये रोग आपको इन्फेक्शन कर देते हैं। और मतलब बहुत ही शक्तिशाली टॉक्सिन उत्पन्न करता है और तंत्रिका तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसका बैक्टीरिया पूछा जाएगा कि जो बॉटुलिज्म है वो बॉटुलिज्म के कारण क्या अफेक्ट होता है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लास्ट्रीडियम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मांस जैसे होता है, जैसे इन्फेक्टेड मांस, सब्जियाँ, फल आप कुछ भी खाते हैं तो इससे हो जाता है। अब बात करें गोनेरिया, तो यहाँ पे जो गोनेरिया दिया गया है, गोनेरिया को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी। पॉइंट नंबर 9 पे दिया गया है कि एक रति रोग है। कैसा है? रति रोग है। यहाँ पे लैंगिक रूप से जो मतलब सेक्सुअल फॉर्म में देखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। क्या होता है? एसटीडी इन शॉर्ट कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो सीधे संपर्क में आने से होता है। मतलब यह रोग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके माध्यम से एक दूसरे में फैल जाता है, और जैसे निशेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु होता है, निशेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, और जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू फैलता है। अब बात करें सिफिलिस की, पॉइंट नंबर 10 पे, सिफिलिस रोग किसके कारण होता है, कैसे होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट करता है? सिफिलिस एक रति रोग है जिसको मैंने वेनीरियल डिजीज़ के बारे में बताया है। यह लैंगिक रूप से कोई व्यक्ति है, अगर किसी को इस चीज़ का इन्फेक्शन है, कोई अफेक्टेड है, वो आपको भी जाके अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसके आप मतलब अफेक्ट आप उसके उसमें आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो उससे आपको हो जाता है, विभिन्न भागों में फैल जाता है। अब जब भी ये डिज़ीज़ होती है, आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस बैक्टीरिया के कारण आपको ये डिज़ीज़ हो गया। अब बात करेंगे इन्फ्लुएंज़ा, जो कि नंबर 11 पे दिया गया है, राइट। सो इन्फ्लुएंज़ा में क्या होता है कि ये भी संक्रामक रोग है, मतलब ठीक है, इन्फेक्शनी, मतलब ये भी इन्फेक्शन वाला डिजीज़ है। जैसे आपको नाक से पानी बहता है, ठीक है, नोज़ रन करती है आपकी, और पानी बहता है, बुखार आता है, बॉडी में फटीग होता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है। मुख्य रूप से नाक की जो श्लेष्मिका झिल्ली होती है, गले तथा वायु की मार्गों को, जो आपकी यहाँ पर ट्रैकिया होता है, इसको अफेक्ट कर देती है, पूरा जाम हो जाता है। इसके कारण आपको जो इन्फ्लुएंजा होता है, इसके सिम्टम्स हैं जो दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। म्यूकस वगैरह आता है आपको, इसी की वजह से होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि जो मेन वायरल डिजीज़ है, आपने बैक्टीरियल अभी डिजीज़ पढ़ा है, अब वायरल डिजीज़ भी पढ़ लीजिए। 2-4 हैं, जिसमें चेचक होता है आपका, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, पोलियो जो हो गया आपका, मिजल्स हो गया, मम्स, ट्रकोमा, और आपकी रेबीज़, हाइड्रोफोबिया। इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके यहीं पे लेक्चर को फिनिश कर देंगे। और लेक्चर पसंद आता तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी लोग मेरा लेक्चर देखते हैं वो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग करती हूँ, स्पेशली फॉर योर वेल एंड कंटेंट। जैसा कि मैंने
मैंने आपको बताया है, एक चैप्टर वायरस का भी पढ़ाया है कि वायरस जो होते हैं, मेन वायरस डिजीज़ कैसे होते हैं। तो आपको पता है वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये पैरासाइटिक्स होते हैं। मतलब पैरासिटिक्स यानी कि परजीवी प्रकार के होते हैं। जैसे इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनका नेचर जो होता है, ये परजीवी होते हैं और बहुत घातक होते हैं, जिनके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन डिजीज़ से आपको बचना है। सबसे पहला आ गया जो विषाणु से फैलता है, चेचक, यानी जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाती है, आपकी जो जूड़ी है, चिल, पृष्ठशूल यानी बैकेट एंड सिर दर्द के साथ ये स्टार्ट होता है और 3 दिन पश्चात शरीर पर दरारें यानी रैशेस पड़ जाते हैं। आपकी बॉडी में इतने गंदे रैशेस पड़ते हैं। मुझे तो एक बारी हुआ था। आपको किसी को हुआ है चेचक तो आप ज़रूर बताना। और मुझे पता भी नहीं चल पाया था, मुझे इतना बॉडी में फटीग, इतना भयानक दर्द हुआ था। हाँ, आई डोंट नो कि मैं उस टाइम क्या फ़ील कर रही थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता लिटरली। बट यहाँ पे जो डिज़ीज़ होता है चेचक, उससे आप बहुत बच के रहिएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे दरारें जो होती हैं फुस्सी यानी स्टूल्स में बदल जाती हैं और अंत में इन फुस्सियों में खुजलाहट प्रारंभ होती है। मतलब इतनी भयानक आपको इचिंग होती है, लिटरली मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं उस डिजीज से बाहर आई हूँ। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना कि जब भी आपको स्मॉल पॉक्स होता है ना, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेसेस हो जाते हैं। इवन मतलब आपकी बॉडी की स्किन के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचता है जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे रेसेस हैं, फुंसी हैं, वो ना हो जाएं। तो इससे बहुत इचिंग होती है, ऐसा लगता है आपकी जान निकल जाएगी खुजलाते खुजलाते, और गहरे निशान भी बन जाते हैं। कभी कभी आप ना जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग करते हो ना, डॉक्टर को नहीं दिखाते हो और सह लेते हो ना, तो इससे आपको क्या हो सकता है कि पूरी बॉडी में ना चेचक वाले दाग, आपने सुने होंगे चेचक, वो मतलब जैसे गड्ढे बन जाते हैं। तो आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढे बन जाते हैं। तो इससे आपका जो फेस है वो भी ख़राब होता जाता है, बॉडी डैमेज होने लगती है, बहुत गंदा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए चेचक जो आपका होता है ये एक वायरल डिज़ीज़ होता है। इसके बाद पोलियो की बात करें, इसके बारे में मैंने सारा ही बता दिया। तो बात करेंगे पोलियो माइलाइटिस की। तो पोलियो माइलाइटिस जो होता है ये भी एक वायरल से इन्फेक्टेड होता है। मतलब ये भी वायरल डिजीज़ होता है जिससे आपके शरीर के अंदर का पानी एवं भोजन के माध्यम से आप कोई भी ऐसे मतलब आपका जो भोजन होता है इन्फेक्टेड होता है, आप कहीं से भी कुछ भी भोजन वगैरह ले लेते हैं, जिसके कारण आपको ये देखने के लिए मिलता है। और आंत की जो भित्ति होती है, मतलब इसमें इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है, आपकी बॉडी की इंटेस्टाइन आंत अफेक्टेड होती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो आपके वायरस होते हैं, तेज़ी से मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को और जनरेट कर देते हैं, अपनी संख्या को और रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये आपकी लिम्फेटिक सिस्टम को यानी लसिका तंत्र के अंदर और रक्त प्रवाह में भी, जहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ भी ये फैल जाते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो या नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। रक्त धारा में ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस तक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए आपको ये वायरल आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को में पहुंच जाते हैं, जो पृष्ठहान कोशिका डॉर्सल हॉर्न सेल को नष्ट कर देते हैं और इनकी जो कोशिका होती है भुजाओं की मांसपेशियां, उन पर ये कंट्रोल करती हैं। संक्रमण के कारण आप पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पोलियो कहते हैं ना कि आज आप पोलियो हो गया है, पोलियो मतलब आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन्स ना काम ही नहीं करता। आपका जैसे हाथ है ना, अगर आपको पोलियो से इन्फेक्शन है या पोलियो माइलाइटिस है, तो आप बिल्कुल भी ये हाथ आपका वर्क नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, आपकी फिंगर ऐसे ना मूव नहीं करेंगी। तो आपको जब भी पोलियो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं और रोगी में कभी कभी चलने में असमर्थता हो जाती है, कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, ठीक है। और आपकी जो नेक है, ये मतलब नेक है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आगे पीछे घूमने में भी असमर्थ हो जाती है, आपकी गर्दन ही नहीं घूमती। तो आप ऐसे कैसे देखोगे, लाइक आपको ऐसा अगर पोलियो हो जाएगा, भगवान ना करे किसी को हो, मैं तो यहाँ पे एज एग्जांपल बता रही हूँ, जिसको भी होता है तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उसकी जो पेशियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं,
ठीक है। और 48 आवर्स के मतलब बाद लकवा या अंगमारी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसका उपचार होना भी मुश्किल है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, भले ही आप पोलियो वैक्सीन लगवा लो कभी कभी, बट हाँ, आप जब भी पोलियो वैक्सीन स्टार्टिंग में लगवाते हो इनिशियल स्टेज में, या फिर इसके पहले जब आप इन्फेक्टेड नहीं होते हो इस डिजीज़ से, इस वायरल डिजीज़ से, तब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए पोलियो का टीका लगवा सकते हो, पोलियो का वैक्सीन लगवा सकते हो। अब पढ़ेंगे मीज़ल्स के बारे में, जिसको कहते हैं खसरा। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मीज़ल्स है ये आपका खसरा। यहाँ पे बच्चों में होने वाला बहुत ही सामान्य रोग है। त्वचा में छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं और मतलब जैसे छोटे छोटे रैसेस हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, और नाक की श्लेष्मिका यानी म्यूकस होता है, बच्चों को कंटिन्यू म्यूकस होता है, मतलब उनकी नाक से पानी आता है और झिल्ली सूख जाती है। तो रोगियों को निमोनिया के लक्षण आते हैं, जैसे मैंने बताया खसरा में। इसके बाद रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया है, तो इस नाम से तो सभी परिचित होते हैं। बेसिकली रेबीज़, अब मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा कलर करके पॉइंट आउट करती चल रही हूँ यहाँ पे, कि जो रेबीज़ होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही डेंजर वाला रोग होता है। इस विषाणु के कारण होता है रेबीज़, और रेबीज ग्रस्त कुत्ते से काटने पर मनुष्य में हो जाता है। आपको पता है कि जब कोई कुत्ता, अगर जिसको कोई डॉग है, जो भी शौकीन होते हैं, तो वो लोग मतलब अक्सर देखते हैं कि रेबीज़ का टीका लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अनहोनी ना हो, उस कुत्ते के अंदर कोई रेबीज़ का वायरस हो और वो आपको गलती से काट जाए, तो आप इन्फेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु नष्ट हो जाता है। रोगी बहुत ही थकान महसूस करता है, आपको बहुत फटीग होती है, बॉडी में ऐंठन होती है, पानी, रोगी को पानी से डर लगने लगता है, वो पानी ना दूर से डर लगेगा। मतलब आपको जब भी रेबीज़ हो जाएगा, आप प्यास तो महसूस करोगे, थर्स्टी फील करोगे, बट आपको मतलब पानी से दूर भागने लगते हो। और यह रोग केवल कुत्ते के काटने से ही फैलता है, ठीक है। इसलिए रेबीज़ का टीका ज़रूर लगवाएं। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मम्स को पढ़ते हैं। अब ये लेक्चर आपका काफ़ी लेंथी हो गया एंड मुझे अपलोड भी करना आपके लिए, तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिकोमा की। ट्रिकोमा क्या होता है, कैसे होता है? तो ये क्वेश्चन ना मुझे एक बारी पूछा गया था एनटीए में, मैंने यूजीसी का दिया था, नेट एग्ज़ाम शायद 23 कब आया था, जब पेपर लीक हो गया था, उस ड्यूरेशन पे मैंने दिया था। उसमें एक पूछा था कि ट्रिकोमा जो होता है बेसिकली आपके कौन सी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये याद रखिएगा, ये आपकी आई को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आँखों में होने वाला एक वायरल डिजीज़ है, आँखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपका सूजन हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कभी कभी आँख बहने लगती है, पानी आता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रतिजैविक होता है ट्रिकोमा में, मतलब ट्रिकोमा के विश्व की संपूर्ण आबादी का लगभग 1/4 भाग इस रोग से पीड़ित है। इस रोग में उपचार हेतु क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक का दिया जाता है। अब आ गए आपके जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, वन लाइनर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने के बाद इस वीडियो लेक्चर को इन करेंगे, और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पे तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी रीड आउट कर चुकी हूँ। आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछता है, एग्ज़ाम में भी पूछता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप बताइए, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके रोग का कारक कौन सा है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, कौन सा कारक है जिसके कारण ये फैलता है? तो बहुत ही सिंपल है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सुमेलित है? तो आपको सारे ही पढ़ना है, तो इसमें सारे ही इसमें मिलान किए गए हैं, यानी कि जो प्लेग है वो पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, सिफिलिस होता है ट्रिपेलोमा पैलिडम के कारण होता है, ठीक है। ये सारे ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और बताया था कि जो प्लांट में डिजीज़ होते हैं, प्लांट में कैसे डिजीज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो प्लांट में बेसिकली जो भी डिजीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्रिक के कारण होता है। इसको भी मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा ही दिया है, वैसे तो आंसर आपको पता ही हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने लेक्चर के ड्यूरेशन पे कवर आउट कर। एक चीज़ और बताइए कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी जो मेडिसिन है वो बनाई गई है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे किस रोग के कारण, जीवाणु संक्रमण के कारण, जो मानव के फेफड़े के टिश्यू हैं, यानी कि लंग्स के टिश्यूज़ हैं, वो आपके नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं न्यूमोनिया के कारण। जो आपका निमोनिया है इसके कारण। अब मम्स क्या है? तो मम्स के बारे में भी बताना है, जैसे कि मैंने बताया
तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, क्या ये सही है? आपको बताना है कि यह बच्चों में होने वाला विषाणु जनित बीमारी है। इससे बच्चों में लार ग्रंथियाँ, जो आपकी इंटेस्टाइन मतलब आपकी जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी लार ग्रंथियाँ वो फूल जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस रोग के प्रभाव से जबड़े का हिलना मुश्किल होता है। ये जो लोअर मैंडिबल होता है, अपर मैंडिबल होता है, सब मैंडिबल, जो भी आपकी जबड़ा होता है ना, ऐसे जैसे आप बक बक करते हैं, जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो ये ना आपके मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये तीनों ही सिम्टम बेसिकली मम्स की हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से रीड किया होगा, सारी चीज़ें मैंने जितना भी पढ़ाया तो आपने सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं बायोलॉजी के साथ तो आपके साथ हमेशा बनी रहूँगी। सो या एवरीवन, बाय बाय।